पानी पर लिखी कहानी और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है बूट पॉलिश और ये कहानी लिखी है संजीव जायसवाल संजय जी ने। तो आइए सुनते हैं ये कहानी बूट पॉलिश। खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंधी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान। सोहन घबराए हुए कक्षा के भीतर घुसा ही था कि कक्षाध्यापक शास्त्री जी की कड़कदार आवाज सुनाई पड़ी। ए, तुम इतनी देरी से क्यों आ रहे हो? सर, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उनके लिए दवाई लेने चला गया था, सोहन ने सहमते हुए बताया। तब तो फीस जमा कराने के लिए भी पैसे तुम्हारे पास नहीं बचे होंगे, शास्त्री जी ने उसे घूरा। हाँ जी के बच्चे रोज रोज नए नए बहाने गढ़ता है, आज अपनी माँ को ही बीमार कर दिया। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? शास्त्री जी ने जोर से डपटा। सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा विश्वास कीजिए। सोहन रुआंसा हो उठा। तुम्हारा विश्वास तो मैं पिछले 2 महीने से कर रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं कर सकता। चुपचाप कक्षा से बाहर निकल जाओ और फीस जमा करने के बाद ही वापस आना, समझे? शास्त्री जी ने 2 टूक फैसला सुनाया। सोहन की आंखें छलछला आईं। वो कक्षा से बाहर निकल गया और काफी देर तक सड़कों पर भटकता रहा। थककर कस्बे के रेलवे स्टेशन के सामने एक बेंच पर बैठ गया और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। उसके पिता एक गरीब मजदूर थे, मगर वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहते थे। अचानक पिछले साल एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके इलाज में माँ के गहने तक बिक गए थे। उसके बाद माँ बहुत मुश्किलों से उसे पढ़ा रही थी, किंतु बीमार पड़ जाने के कारण पिछले 2 महीने से वो उसकी फीस जमा नहीं करवा पाई थी। कल शास्त्री जी ने नाम काटने की धमकी दी थी, तब माँ ने घर का राशन बेचकर फीस के पैसे का इंतजाम किया था। मगर आज उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और सोहन उस पैसे से दवाई ले आया। अब ना तो स्कूल में फीस जमा कराने के पैसे थे और ना ही घर में खाने के लिए राशन। सोहन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भगवान के नाम पर 1 रुपया दे दो, वो तुम्हारे सारे दुख दूर कर देगा। अचानक एक दर्द भरी आवाज सुनाई पड़ी तो सोहन चौंक उठा। अपनी ही उम्र का एक बच्चा उसके सामने हाथ फैलाए खड़ा था। सोहन ने पूछा, भाई तुम भीख क्यों मांगते हो? भीख ना मांगू तो क्या बूट पॉलिश करूं? उस लड़के ने बुरा सा मुंह बनाया। भीख मांगने से तो यही अच्छा काम होगा, सोहन ने समझाया। क्या खाक अच्छा होगा? उस लड़के ने एक बार फिर मुंह बनाया, बोला, बूट पॉलिश भी कर चुका हूँ, मगर उसमें तो इससे आधे पैसे भी नहीं मिलते। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया, लेकिन उसके शब्द सोहन के कानों में गूंजने लगे। उसमें तो इससे आधे पैसे भी नहीं मिलते, इसका मतलब कम सही, मगर बूट पॉलिश में पैसे तो मिल जाते हैं। उसने एक निश्चय कर लिया, वो बूट पॉलिश करके पैसे कमाएगा और स्कूल की फीस भरेगा।
मगर इसके लिए तो पॉलिश और ब्रश खरीदने होंगे। माँ के पास तो अब राशन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। सोहन की आंखें अपनी मजबूरी पर एक बार फिर छलछला आईं। अचानक उसे याद आया कि पिछले साल वो दौड़ में प्रथम आया था, तो इनाम में उसे चांदी का कप मिला था। शाम को उसने वो कप बेचकर पॉलिश और ब्रश खरीद लिया। अगले दिन वो रोज की तरह स्कूल जाने के लिए निकला और स्टेशन पहुंच गया। उसे लगा कि यहाँ पॉलिश करने से कस्बे के लोग उसे पहचान जाएंगे और फिर स्कूल तक खबर पहुंच जाएगी। इससे दूसरे बच्चे उसे परेशान कर सकते हैं। वो वहीं इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में एक ट्रेन आ गई और सोहन उसके डब्बे पर सवार हो गया। है जरा ओ जाने वाले बाबू मिस्टर गोरे काले, कब से बैठे आस लगाए, हिम्मत वाले पालिश वाले, हिम्मत वाले पालिश वाले, है जरा ओ जाने वाले। ये काली पालिश एक आना, ये ब्राउन पालिश एक आना, जूते की मालिश एक आना, हर माल मिलेगा एक आना। ना ब्रेक ना पकौड़ी है, ना पगड़ी है, ना चोरी है, छोटी सी दुकान लगाए, हिम्मत वाले पालिश वाले, हिम्मत वाले पालिश वाले, है जरा हो जाने वाले बाबू मिस्टर गोरे काले, कब से बैठे आस लगाए, हिम्मत वाले पालिश वाले, हिम्मत वाले पालिश वाले, है जरा हो जाने वाले। मेहनत का फल मीठा मीठा, हाँ भाई हारे, भाग किसी का रूठा झूठा, ना भाई नारे, मेहनत की एक रूखी रोटी हाँ भाई हारे, और मुफ्त की दूध मलाई। ना भाई नारे, लाने जो फूकट्टी खाए, लाने जो हराम की खाए, हिम्मत वाले पालिश वाले, हिम्मत वाले पालिश वाले, खैर जरा हो जाने वाले बाबू मिस्टर गोरे काले, कब से बैठे आस लगाए, हिम्मत वाले पालिश वाले, हिम्मत वाले पालिश वाले, खैर जरा हो जाने वाले। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, वो गंगा जी नहलाते हैं, हम पेट का मंत्र पढ़ते हैं, जूते का मुंह चमकाते हैं, पंडित को 5 चवन्नी है, अपनी तो एक ही कन्नी है, फिर भेदभाव ये कैसा है, जब सबको प्यारा पैसा है, ऊंच नीच कुछ समझ न पाए, हिम्मत वाले पालिश वाले, हिम्मत वाले पालिश वाले, खैर जरा हो जाने वाले बाबू मिस्टर गोरे काले, कब से बैठे आस लगाए, हिम्मत वाले पालिश वाले, हिम्मत वाले पालिश वाले, खैर जरा हो जाने वाले। बूट पॉलिश करवा लो, बूट पॉलिश, बूट पॉलिश। उसने आवाज लगानी शुरू कर दी। ए लड़के, ठीक से पॉलिश कर भी पाते हो या नहीं? एक आदमी ने पूछा। बाबूजी चिंता बिल्कुल मत करिए, जूते को शीशे की तरह चमका दूंगा, लेकिन 5 रुपए पड़ेंगे, सोहन ने बोला। अगर जूते नहीं चमके तो एक भी पैसे नहीं दूंगा। हाँ, उस आदमी ने कड़क आवाज में कहा। सोहन ने उसके गंदे जूतों को देखा। एक पल के लिए उसका मन हिचकिचाया, परंतु अगले ही पल उसने निश्चय किया कि वो मेहनत से नहीं घबराएगा। वो जूते चमकाने में जुट गया। 5 मिनट के अंदर उन जूतों की शक्ल बदल गई। अरे वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। उस आदमी ने 5 का नोट निकालकर सोहन को पकड़ा दिया। अगले 3 स्टेशनों तक सोहन की 35 रुपए की कमाई हो गई थी। सोहन वहीं उतर गया। वो एक बहुत बड़ा स्टेशन था। वहां 1 घंटे के बाद उसके कस्बे की ट्रेन आती थी। सोहन ने देखा उस स्टेशन पर भी कई बच्चे भीख मांग रहे थे। सोहन की समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चे मेहनत करने के बजाय भीख क्यों मांग रहे हैं।
वापसी में सोहन की 25 रुपए की और कमाई हो गई। अब वो बहुत खुश हुआ। डॉक्टर के पास जाकर उसने 30 रुपए की दवाई ले ली, बाकी 20 रुपए का आटा लिया और 10 रुपए के आलू खरीद लिए। माँ ने ये सब देखा तो पूछा, बेटा इसके लिए पैसा कहाँ से आया? सोहन को कोई जवाब नहीं सूझा। माँ ने अपना प्रश्न दोहराया, किंतु सोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ बोली, कहीं तूने कोई गलत काम तो नहीं किया बेटा? हाँ माँ, क्या तुम्हें अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो है बेटा, तभी तो पूछ रही हूं। सच सच बता, पैसे कहाँ से लाया? मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता माँ, मैंने रेलगाड़ी में बूट पॉलिश कर आज 60 रुपए कमाए हैं। सोहन ने धीमे से स्वर में कहा। क्या तूने लोगों के जूते साफ किए हैं? माँ का स्वर आश्चर्य और दुख से कांप उठा। हाँ माँ, तेरे पिताजी तुझे बड़ा अफसर बनाना चाहते थे और तू लोगों के जूते साफ कर रहा है। माँ की मजबूरी उसकी आंखों से बह निकली। मुझे भी पिताजी का सपना पूरा करना है माँ, लेकिन उसके लिए स्कूल की फीस भी तो जमा करना जरूरी है, इसीलिए मैं मेहनत करके पैसा कमा रहा हूँ। सोहन ने कहा, बेटा मैं मेहनत मजदूरी करके तेरी फीस जमा कर दूंगी, तू तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। माँ ने सोहन के सर पर हाथ फेरा। पहले तुम ठीक तो हो जाओ, फिर जो चाहे करना, तब तक तो मुझे काम करने दो। लेकिन इस तरह दूसरों के जूते साफ करना। माँ के आंसू एक बार फिर बह निकले और आगे के शब्द उनकी हिचकियों में खो गए। आशीष दुआ बनके माँ के होठों पे आए। आशीष दुआ बनके माँ के होठों पे आए। भाई भाई का रिश्ता आशीष दुआ बनके माँ के होठों पे आए। बहुत से मजदूर बच्चे भीख मांगते हैं, तेरा बेटा तो उनसे अच्छा है, कम से कम भीख तो नहीं मांगता। कहते कहते सोहन भी रो पड़ा। मेरे लाल, तू उनसे नहीं बल्कि सबसे अच्छा है। माँ ने सोहन को खींच कर अपने कलेजे से लिपटा लिया और फफक फफक कर रोने लगी। सोहन के आंसू भी उसके दामन को भिगोने लगे। अगले दिन सोहन की 80 रुपए की कमाई हुई और उसके अगले दिन 100 रुपए की। उसे लग रहा था कि वो सप्ताह भर में ही फीस भर के पैसे जमा कर लेगा। सोहन जिस स्टेशन पर वापसी की ट्रेन की प्रतीक्षा करता था, वहां उसने देखा कि कई बच्चे भीख मांगते हैं। उसके बाद वो उस पैसे को सिगरेट और मौज मस्ती में उड़ा देते हैं। उसने उन्हें कोई काम करने की सलाह तो दी, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उल्टे कई लड़के तो उसी से लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। कुछ सोचकर सोहन अगले दिन अपना बस्ता साथ ले गया। उसने उन बच्चों को समझाया कि वो उनको पढ़ाना चाहता है, इसके लिए वो उनसे कोई पैसे नहीं लेगा। ज्यादातर बच्चों ने उसकी बात पर विश्वास ही नहीं किया, लेकिन 2 बच्चे पढ़ने को तैयार हो गए। 1 2 3 4 1 2 3 4 भैया बनो होशियार। 1 2 3 4 भैया बनो होशियार। सबका है कहना, अनपढ़ ना रहना, जाओ गुरुजी के द्वार। 1 2 3 4 भैया बनो होशियार। सबका है कहना, अनपढ़ ना रहना, जाओ गुरुजी के द्वार। 1 2 3 4 भैया बनो होशियार। सबका है कहना, अनपढ़ ना रहना, जाओ गुरुजी के द्वार। 1 2 3 4 वापसी की ट्रेन आने तक सोहन उन दोनों को पढ़ाता रहा। इससे उसके मन को बहुत शांति मिली। वो दोनों बच्चे भी बहुत प्रसन्न थे।
2 दिन बाद उन्होंने अपने एक और साथी को पढ़ने के लिए राजी कर लिया। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। सोहन रोज माँ की दवाई लाता रहा, फिर भी उसके पास फीस भरने के लिए पैसे जमा हो गए। वो सोमवार को फीस लेकर स्कूल पहुंचा। देखा बच्चों, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। जब स्कूल से बाहर निकाल दिया तो कैसे हुआ फीस का इंतजाम? हाँ, शास्त्री जी ने विजयी मुद्रा में कहा। सोहन ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप पढ़ता रहा। माँ की तबीयत भी काफी ठीक हो गई थी, मगर अभी भी उनकी हालत ऐसी नहीं हुई थी कि वो मजदूरी करने जा सके। इसलिए सोहन ने सोचा कि वो छुट्टियों में भी बूट पॉलिश करने जाया करेगा ताकि घर का खर्चा चलता रहे। अगले रविवार वो बूट पॉलिश करते हुए उस स्टेशन तक पहुंच गया जहां से वापसी की ट्रेन मिलती थी। वो देखो, वो आ गया। हाँ, यही है वो लड़का। शोर मचाते हुए कई लड़के उसकी ओर दौड़े। शोर सुनकर सोहन घबरा गया। उसने वहां से भागने की सोची। वो जा ही रहा था कि उसने देखा कि सबसे आगे वही 3 लड़के हैं जिनको पिछले सप्ताह उसने पढ़ाया था। भैया, भैया, आप कहाँ चले गए थे? हम लोग रोज आपको इस गाड़ी में ढूंढते थे, एक लड़के ने बोला। ये देखिए, हमारे कितने सारे दोस्त आपसे पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं, दूसरे ने बोला। आपने जो हमें अ आ इ ई पढ़ना सिखाया था, वो सब हमने इन लोगों को भी सिखला दिया है, तीसरे ने कहा। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो। सोहन की आवाज खुशी से कांप उठी। मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली मास्टर जी की आ गई चिट्ठी। वो बच्चे स्लेट और चौक भी खरीद लाए थे। सोहन उन सबको एक पंखे के नीचे बिठाल कर पढ़ाने लगा। एक कुली खाली समय में उसी पंखे के नीचे बैठकर आराम करता था। उससे ये देखा नहीं गया। उसने स्टेशन मास्टर के पास जाकर शिकायत की कि पंखे के नीचे भिखारी जमा होकर तमाशा कर रहे हैं। इससे दूसरे यात्रियों को परेशानी हो रही है। स्टेशन मास्टर को भिखारियों से बहुत चिढ़ थी। वो तमतमाता हुआ वहां आया, लेकिन वहां का दृश्य देखकर तो वो आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोहन से बात की तो वो अपनी पूरी कहानी बताता चला गया। बेटे, तुमने तो कमाल ही कर दिया। जो काम सरकार और बड़ी बड़ी समाज सेवी संस्थाएं नहीं कर पाई, वो तुमने कर दिया है। हाँ, स्टेशन मास्टर ने सोहन की पीठ थपथपाई। सर, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा है तो हमारी एक मदद भी कर दीजिए, सोहन बोला। हाँ हाँ, बताओ ना, तुम्हारे लिए कुछ भी करके मुझे बहुत खुशी हासिल होगी, स्टेशन मास्टर जी ने बोला। स्टेशन के किसी एक कोने की दीवार के एक छोटे से हिस्से को बस काले रंग से पुतवा दीजिए। मैं उसे ब्लैक बोर्ड बनवा लूंगा और छुट्टी वाले दिन इन बच्चों को पढ़ाया करूंगा, सोहन ने कहा। अरे, ये तो बहुत छोटा सा काम है, मैं तुरंत करवा दूंगा, स्टेशन मास्टर ने फौरन हामी भर दी। सोहन अब हर छुट्टी में वहां आकर बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। भीख मांगने वाले बच्चों के अलावा स्टेशन पर फेरी लगाने वाले, सामान बेचने वाले कई बच्चे भी उसके पास आकर पढ़ने लगे। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। समझे ना? तुम किताबों को ले लो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो। जी न चुराओ, बातें न बनाओ, जाहिर रहोगे तो होगे बदनाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम।
तकलीफ से बोलो, क्या होता है? उल्लू। ईमान। दुनिया में देखो ईमानदार रहना, दुनिया में देखो ईमानदार रहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना। दिल को किसी के तुम न दुखाना, ऐसी ही नेकी करो सुबह शाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अच्छा बोलो, बा से क्या होता है? बंदर। बहादुर। बन के बहादुर तुम अपने वतन के, बन के बहादुर तुम अपने वतन के, निगे बाहर रहना तुम अपने चमन के, निगे बाहर रहना तुम अपने चमन के। इसको संभालो, गले से लगा लो, हो आजाद अब तो ना होना फिर गुलाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अच्छा मुन्ना, बोलो ते से क्या होता है? तीतर। तकदीर। तकदीर क्या है तुम इसको भुला दो, तकदीर क्या है तुम इसको भुला दो, इल्म हुनर से अंधेरे मिटा दो, इल्म हुनर से अंधेरे मिटा दो। बढ़ते चलो तुम कदम को मिला के, फिर आएगी मंजिल करेगी सलाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। माँ से बोलो, क्या होता है? मुर्गा। मजदूर। मजदूर निकले हैं तान के सीना, ये मजदूर निकले हैं तान के सीना। तुम भी करो कुछ और सीख लो जीना, तुम भी करो कुछ और सीख लो जीना। मेहनत करोगे समझे हाँ, तो फल भी मिलेगा। बड़ों ने कहा है आराम है हराम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। एक दिन वापस लौटते समय एक डिब्बे में पहुंचकर उसने आवाज लगाई, बूट पॉलिश करवा लो, बूट पॉलिश। अबे खोपड़ी मत खा, आगे जा, यहां कोई पॉलिश वॉलिश नहीं करवाएगा। एक कड़कदार आवाज सुनाई दी। सोहन सहम कर पीछे हट गया। ये आवाज तो शास्त्री जी की थी। उसने छुपने की बहुत कोशिश की, लेकिन शास्त्री जी की तेज नजरों ने उसे देख ही लिया। सोहन बहुत घबराया, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। स्कूल में प्रतिदिन प्रार्थना सभा के बाद प्रधानाचार्य विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा के संबंधित कुछ बात जरूर बताते थे, किंतु अगले दिन शास्त्री जी उनसे पहले ही माइक पर आ गए। बोले, बच्चों, आज मैं आप लोगों का परिचय एक ऐसे विद्यार्थी से करवाना चाहता हूं जो दूर दूर तक हमारे स्कूल का नाम रोशन कर रहा है। इतना कहकर उन्होंने सोहन को अपने पास बुलाया। सोहन सहमता हुआ करीब पहुंचा तो उसका हाथ उठाते हुए शास्त्री जी बोले, ये श्रीमान जी मान अपमान जैसी चीजों से मीलों दूर हैं। ये ट्रेनों में जूते पॉलिश करके स्कूल का नाम रोशन कर रही हैं। आज तक ये स्कूल अपनी पढ़ाई के कारण जाना जाता था और अब यह बूट पॉलिश वालों के नाम से जाना जाएगा। ये सुन सारे बच्चे हंसने लगे। सोहन को लगा जैसे उसे सबके सामने खड़ा कर उसके कपड़े उतार दिए गए हों। उसकी आंखें भर आईं, किंतु शास्त्री जी को इसकी कोई परवाह न थी। वो चिल्लाते हुए बोले, रेलगाड़ियों में जूते पॉलिश कर स्कूल का नाम बदनाम करने वाला लड़का यहां नहीं पढ़ सकता। प्रधानाचार्य जी,
मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस लड़के को स्कूल से निकाल दीजिए। जी हाँ शास्त्री जी, मैं भी आज आपको यही बताने वाला था कि सोहन अब स्कूल में नहीं पढ़ेगा। माइक पर प्रधानाचार्य की गंभीर वाणी गूंजी। सोहन आश्चर्य से भर उठा। वो प्रधानाचार्य को आदर्श मानता था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो भी ऐसा कह सकते हैं। जी हाँ बच्चों, मैं सही कह रहा हूं, सोहन अब स्कूल में नहीं पढ़ेगा। इतना कहकर उन्होंने वहां जमा बच्चों पर एक दृष्टि डाली और बोले, क्योंकि उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी देश के एक बहुत बड़े स्वयंसेवी संगठन ने ली है। बच्चों, हमें अपने इस होनहार विद्यार्थी पर गर्व है और आप सबको भी अपने इस साथी पर गर्व होना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं सर? शास्त्री जी को अपने सुने पर विश्वास नहीं हुआ। शास्त्री जी, एक अध्यापक का फर्ज होता है कि वो अपने विद्यार्थियों का जीवन संवारे, लेकिन आपने तो अपने विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। फीस जमा न करने के कारण उसे कक्षा से ही निकालने की धमकी दे दी, जबकि पूरे देश में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का कानून लागू है। इतना कहकर वो पल भर के लिए रुके, फिर बच्चों की तरफ देखते हुए बोले, सोहन के सामने दो रास्ते थे। पहला ये कि वो सड़कों पर भीख मांगे या चोरी चकारी करे। दूसरा, वो मेहनत कर अपनी माँ का इलाज करवाए, अपनी पढ़ाई जारी रखे। मुझे खुशी है कि सोहन ने दूसरा रास्ता चुना। उसने बूट पॉलिश की है, कोई चोरी नहीं की जिसे उसे या उसके स्कूल को शर्मिंदा होना पड़े। समझे मास्टर जी? उन्होंने सोहन को करीब बुलाया, उसके सर पर हाथ फेरा, फिर बोले, इस वीर बालक ने न केवल अपना जीवन सुधारने का प्रण किया है, बल्कि कई दूसरे असहाय बालकों का भी जीवन सुधारने का संकल्प लिया है। हर छुट्टी में ये एक स्टेशन पर भीख मांगने वाले बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है। इससे उस छोटे से स्कूल में हर हफ्ते विद्यार्थियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। एक एनजीओ को जब इसकी संघर्ष की कहानी पता चली तो उसने राजधानी के सबसे बड़े स्कूल को खबर की। उस स्कूल ने कल ही इस होनहार बच्चे को अपने यहाँ एडमिशन देने की घोषणा की है। हाँ, और मुझे अपने इस बहादुर बेटे पर गर्व है और मुझे यकीन है कि आपको भी इस बहादुर साथी पर गर्व होगा, है ना? ये सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज उठा। सारे बच्चे सोहन सोहन चिल्ला रहे थे और सोहन की आंखों में खुशी के आंसू बहे जा रहे थे। जब शोर कुछ कम हुआ तो प्रधानाचार्य बोले, शास्त्री जी, ये शिक्षा का पवित्र मंदिर है। आप जैसे हृदयहीन व्यक्तियों की यहाँ कोई भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा होगा कि आप अपना इस्तीफा स्वयं दे दें, वरना मुझे आपके खिलाफ कार्यवाही करनी होगी। ये सुनकर तो शास्त्री जी के होश उड़ गए। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी हरकत से उनकी ही नौकरी पर आंच आ जाएगी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। तभी सोहन ने प्रधानाचार्य से कहा, सर, राजधानी का स्कूल मुझे इतना बड़ा पुरस्कार दे रहा है, तो क्या मेरा स्कूल मुझे कोई पुरस्कार नहीं देगा? तुम्हें पुरस्कार देकर तो हम लोग स्वयं सम्मानित होंगे। बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? प्रधानाचार्य जी बोले। आप शास्त्री सर को माफ कर दीजिए, वो बहुत अच्छे अध्यापक हैं और मुझे विश्वास है कि बहुत से बच्चों की जिंदगी वो बना सकते हैं। सोहन ने बोला, प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। शास्त्री जी दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा उठे। अगर माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, इस छोटे से बच्चे से मांगिए जिसके आप अपराधी हैं। प्रधानाचार्य ने शास्त्री जी को घूरा। शास्त्री जी सोहन की ओर मुड़े, किंतु इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, सोहन बोल उठा, सर, मुझसे माफी मांगने के बजाय आप एक वादा कीजिए तो अच्छा होगा। बताओ मेरे बच्चे, मैं हर वादा पूरा करूंगा। शास्त्री जी बोले, मैं तो अब शहर चला जाऊंगा, इसलिए उस स्टेशन पर जिन बच्चों को मैं पढ़ाता था उन्हें छुट्टी वाले दिन पढ़ाने की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। सोहन ने कहा, मेरे बच्चे, तुमने मुझे जीत लिया, मैं तुम्हारे आगे बहुत छोटा हूं। शास्त्री जी सोहन के गले लगकर फफक उठे। मैं न केवल ये वादा पूरा करूंगा, बल्कि प्रतिदिन अपने कस्बे में भी 1 घंटा ऐसे ही बेसहारा बच्चों को पढ़ाया करूंगा। ये सुनकर पूरा मैदान एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले, जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके है पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे ज़मीं पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। कभी बातें जैसे दादी
कभी चमके जैसे हम पानी, कभी बन जाए भोले सवालों की झड़ी, सन्नाटे में हंसी के जैसे, सूखे होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे कर तेरी किस्मत वो बड़ी। तो दोस्तों, ये थी कहानी संजीव जायसवाल संजय जी की लिखी हुई। ये मार्मिक कहानी संदेश देती है, जहाँ चाह वहाँ राह। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर सूचित कीजिएगा। हमारा ईमेल नोट कर लीजिए fmgold@airdelhi@gmail.com। हमें आपके संदेशों की प्रतीक्षा रहेगी। और इसी के साथ रश्मि कुकरेती समेटती है ये कार्यक्रम, जिसका नाम है पानी पर लिखी कहानी, और कहती है नमस्कार। जाए हो न जाए हो न जाए हो न जाए। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी सुनने वालों को जयती का प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा।
करता हूँ, टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ। इस दिन सपनों में देखा करता हूँ, नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना।
पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा मैं, पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, नदियाँ के किनारे आज उसी अमवा के तले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले